नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार, एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं स्टे अलर्ट एंड सेफ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सर्वर रूम सिक्योरिटी के बारे में, जिसको कि डाटा सेंटर भी बोलते हैं, हब रूम भी बोलते हैं, कि उसकी सिक्योरिटी कैसे की जाती है, कैसे उस एरिया को सिक्योर किया जाता है और क्या क्या थ्रेट्स होते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ उस बारे में कि सर्वर रूम या डाटा सेंटर बेसिकली जब भी कोई साइट को आप सर्च करते हैं तो जैसी पेज खुलता है तो वो किस कारण से खुलता है, क्योंकि वो सर्वर में ऑलरेडी सेव होता है। तो इस वजह से वो तुरंत आपका पेज खुल जाएगा। जैसे कि आप अमेज़ॉन ले लीजिए या फिर आप फ्लिपकार्ट ले लीजिए या कोई भी गूगल से जब आप सर्च करते हैं और क्लिक करते हैं और वेबसाइट खुल जाती है तो बेसिकली वो सर्वर में ऑलरेडी सेव होता है, इसलिए वो पेज जल्दी से खुल जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले और बताता हूँ आपको मैं कि जितनी भी इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका 2% से लेके 5% के बीच में सर्वर रूम को कूल करने के लिए खर्च किया जाता है। क्योंकि अगर सर्वर रूम सेफ है तभी आप कोई भी वेबसाइट को सर्फ कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी भी वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते हैं। और उसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में मेंटेन करना पड़ता है। अगर उस बीच में मेंटेन नहीं होता है तो सर्वर डाउन हो सकता है या आग लग सकती है या सिस्टम फेलियर हो सकता है। तो दोस्तों, इतने इम्पोर्टेंट हैं हमारे सर्वर रूम्स, जितने भी दुनिया में सर्वर रूम है। आपको पता है कि आजकल हर एक काम डिजिटली हो रहा है, तो ये कह सकते हैं आजकल पूरी दुनिया ही डिजिटलाइज हो चुकी है और बिगर सर्वर के कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, वहाँ पे अगर कोई अनऑथराइज पर्सन एंट्री कर जाए तो कोई भी डाटा चोरी कर सकता है, सिस्टम को फेल कर सकता है, वहाँ पे आग लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन होता है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ फिर दोबारा से रूप नारायण सिंह को, जो कि लगभग 7 से 8 साल का उनको एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी का, और उनका एक पहले भी इंटरव्यू मैंने लिया था, जो कि आप ऊपर आई बटन दबाकर उनका पहला वाला इंटरव्यू देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं रूप नारायण से। और सबसे पहले रूप नारायण सिंह से पूछते हैं कि आप ज़रा अपने डाटा सेंटर के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए। सर नमस्कार सर। हेलो गाइज, मैं हूं रूप नारायण और सर के साथ मेरा दूसरा इंटरव्यू है। सर, मैं पिछले 4 सालों से डाटा सेंटर में सर्विस कर रहा हूं और यहां पे जितने भी कस्टमर्स या विजिटर्स आते हैं, मतलब एक सीक्रेट होता है ताकि दूसरे लोग ना जान पाएँ। और यहाँ तक अधिकतर ये डाटा सेंटर हमारे जितने भी लगे हुए हैं कंपनी के, वो भी सीक्रेट होते हैं ताकि बाहर किसी के एजेंसी को पता न लगे कि फला कस्टमर्स यहाँ पे डाटा सेव होते हैं। पहले क्या था कि डाटा सेंटर्स कंपनी के खुद के अपने होते थे। अब क्या किया है कि मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई स्टार्टअप किया, उसने अपनी वेबसाइट बनाई, तो डाटा सेंटर क्या है कि वो रेंट पे ले लेते हैं। अब कंपनीज बहुत सी ऐसी आ गई हैं कि जैसे कि कोवर्किंग स्पेस हो गया है कि किसी ने कोई नया स्टार्टअप शुरू किया तो 1 सीट किराए पे ले ली, 2 सीट किराए पे ले ली, ताकि वो उसको जो इनिशियल कॉस्ट है बिल्डिंग किराए पे लेने का या पूरा सेटअप करने का वो बच जाती है। सिर्फ उसको 20 या 25 हज़ार रुपये महीना देना पड़ता है। उसी में उसको सीट मिल जाती है, उसको AC मिल जाता है, उसको टी कॉफ़ी मिल जाता है, मीटिंग रूम्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से सर्वर रूम में अगर आपको छोटी कंपनी है आपकी तो आप 1 रैक किराए पे ले सकते हैं, अगर थोड़ी बड़ी है तो 2 रैक किराए पे ले सकते हैं, अगर बहुत बड़ी कंपनी है आपकी तो पूरा का पूरा आप फ्लोर किराए पे ले सकते हैं, जो कि एक कंपनी पूरा मैनेज करेगी आपके लिए, आपको उसका रेंट पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर बहुत छोटी कंपनी है तो आप एक छोटा सर्वर भी आप किराए पे ले सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट सर्वर रूम्स का है। तो अब मैं रूप नारायण जी से ये पूछूंगा पहला क्वेश्चन कि अगर किसी विजिटर को या जिनका भी सर्वर रूम, जो भी कंपनी सर्वर रूम किराए पे ले रखा है और उसको वहाँ पे जाना है, तो कितने लेयर ऑफ सिक्योरिटी से होके उसको गुजरना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप बताइए कि अगर किसी को अंदर जाना है तो वो क्या प्रोसेस फॉलो करवाया जाता है उसको। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो DC है ना,
ये बहुत ही सेंसिटिव डीसी में बता देता हूँ, डीसी का मतलब है डाटा सेंटर। एक्चुअली में बहुत सेंसिटिव होता है। तो जो भी विजिटर या कस्टमर्स आते हैं ना, खुद का सर्वर होता है लेकिन एक अप्रूवल लेनी होती है कि हम अपने डाटा सेंटर में विजिट करेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे कुछ ऑथराइज पर्सन्स होते हैं वो उनको मेल करते हैं। मेल करने के बाद में अगर वो अलाउ करते हैं तो फर्स्ट ऑफ दी हमारे जो लेयर है वो मेन गेट का है। ओके, यानी कि पहला जो सिक्योरिटी चेक है वो है ईमेल के थ्रू अप्रूवल आता है, और जो इनके ऑथराइज पर्सन है सिक्योरिटी के, वो इनको अलाउ बता देते हैं कि भैया ठीक है ये ऑथराइज है। तो जब वो एंट्री करता है, दूसरा लेयर है प्रीमाइसिस सिक्योरिटी। वो प्रीमाइसिस सिक्योरिटी को अपना मोबाइल में मेल अप्रूवल दिखा के वो एंट्री करता है। तो तीसरा लेयर आप बता रहे हो कि रिसेप्शन पे, जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ पे। ओके, रिसेप्शन का मेन काम होता है कि वेरीफाई करना। अगर वो बंदा आया तो सेम उसी जो मेल आपके पास है हो रखी है, ड्रॉप हो रखी है, सेम उसी नाम से पर्सन है नहीं, तो अगेन हम फिर उसका आईडी प्रूफ चेक करते हैं। आईडी प्रूफ चेक करने के बाद में हम डिजिटल पास उसको इशू करते हैं, और इशू करने के साथ साथ में उसके साथ में जो भी मीडिया आइटम्स होती हैं, जो भी मीडिया आइटम होती है वो उसमें मेंशन करते हैं। मेंशन करने के बाद में उनके मोबाइल पे एक डिजिटल पास इशू कर देते हैं ताकि फ्लोर के गार्ड को कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी सर कोविड-19 चल रहा है, इस वजह से हम उसको विजिटर पास अलाउ नहीं करते, क्योंकि एक कस्टमर लेगा फिर वो उसको दूसरों इशू करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम उसको डिजिटल पास इशू करते हैं। उसके बाद में जो भी मीडिया होती है, बैग स्कैनर में हम उसको बैग को देखते हैं कि उसके ऐसा नहीं कि जो मीडिया आइटम उसने बताया उससे एक्स्ट्रा तो नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव है। वहाँ पे डीसी में इतना सेंसिटिव सर, वहाँ पे खाने पीने के तक की सामान को आप नहीं ले जा सकते हैं, बाहर ही रखना पड़ता है, क्योंकि आग लग सकती है, पानी गिरने पे किसी का पैर फिसल जाएगा, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये सारा चीज़ चेक करने के बाद में फिर वहाँ पे एक गार्ड होगा वहाँ पे जो उसकी फ्रेस्किंग करेगा। अगर मेन गेट पे, रिसेप्शन पे ही, हाँ, वहाँ पे फ्रेस्किंग करेगा कि जेब में जो भी मीडिया आइटम है, फ़ोन्स है या पेन ड्राइव, छोटी से छोटी पेन ड्राइव में भी डाटा कलेक्ट करके लेके जा सकता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे सर्वर लगे होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं कि ऑथराइज पर्सन ही आए, कभी कभार वो अपने वेंडर को भी भेज देते हैं, तो वेंडर उसका डाटा चोरी करके अपने पास न रख ले, इस वजह से हमसे खास करके ये सब। ओके, तो मीडिया आइटम्स का मतलब ये कह सकते हैं कि कोई लैपटॉप नहीं होना चाहिए उनके पास, कोई पेन ड्राइव नहीं होना चाहिए, कोई डाटा कार्ड नहीं होना चाहिए, कोई फ्लॉपी नहीं होनी चाहिए उनके पास, कोई मोबाइल, इवन मोबाइल तक नहीं होना चाहिए उनके पास, जिससे कि डाटा को चोरी किया जा सके। ओके, तो थर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी यहाँ तक होगी। फोर्थ लेवल ऑफ सिक्योरिटी कहाँ पर है? थर्ड लेवल जैसे समाप्त होता है, फोर्थ वाले का काम होता है जो फ्लोर पे जो हमारा सिक्योरिटी होता है, गार्ड होता है, वो वहाँ पे जाएगा, जो उसका जो डिजिटल पास हमने इशू कर रखा है वो चीज़ उसकी डिमांड करेगा, सर आप दिखाइए अपने मोबाइल में। वो दिखाता है, दिखाने के बाद में वेरीफाई करता है, क्योंकि उसमें फ़ोटो लगा होता है, उसका फ़ोटो से वेरीफाई करता है। वहाँ पे वो अगेन मेल चेक करता है कि उस कस्टमर के नाम पे जो मीडिया आइटम, लैपटॉप, पेन ड्राइव, CD, हार्ड डिस्क, कैमरा जो भी लेके आया है, क्या अलाउ कर रखा है डीसी के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहर मीटिंग के लिए आया हो और हमें डीसी तक ले जाना चाहता हो। तो अगर उस समय मेल में अगर कर रखा होगा अलाउ, तब तो हम उसको अलाउ करेंगे, अन्यथा हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर अलाउ करते भी हैं तो लैपटॉप में जो कैमरा होता है उसमें स्टिकर लगा देते हैं, मोबाइल में स्टिकर लगा देते हैं, ताकि किसी भी सर्वर का कोई फ़ोटो खींच के वो बाहर लीक ना कर दे किसी को कि यहाँ पे हम। ओके, उसके कैमरे वगैरह पे आप स्टिकर लगाए हो ताकि फ़ोटो वगैरह क्लिक ना करे वो। ओके। अच्छा, अभी जैसे कि वहाँ पे एंट्रीज़ की बात करूँ, मतलब कई लोग एंट्री करते होंगे। पहला एम्प्लॉई होंगे जो डीसी के एम्प्लॉय होंगे, कॉन्टैक्ट स्टाफ होगा, विजिटर्स होंगे। तो अगर किसी विजिटर को एंट्री करनी है, अंदर जाना है डाटा सेंटर में, तो विजिटर को अंदर जाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होता है? हाँ, विजिटर के लिए सर, विजिटर एक्चुअली हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक अपॉइंटमेंटेड होते हैं, एक नॉन अपॉइंटमेंटेड होते हैं। जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनका पहले से मेल क्रिएट होता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको। एक होता है नॉन अपॉइंटमेंटेड, जिसको ऑथराइज पर्सन हैंड टू हैंड कॉल करके बुलाता है कि सर आप आइए, हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई है। तो सेम उनका बस वही है कि गेट पे बात कराएंगे, ऑथराइज पर्सन जो भी होगा वो बोलेगा ठीक है आप उनको अलाउ कर दो हमारे रिसेप्शन तक आएगा। तो फिर हम उनसे डिमांड करेंगे सर हम अलाउ तो कर रहे हैं लेकिन आप बट एक मेल डाल दीजिएगा, क्योंकि फ़ोन से तो कोई प्रूफ तो रहता नहीं है सर। तो मीटिंग, अगर केवल मीटिंग करके उनको वापस जाना होगा ग्राउंड फ्लोर तक, तो फिर हम उनको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। डीसी के लिए क्या होता है, डीसी के लिए हमारा एक मतलब एक डॉकेट रेज होता है,
जो एक हमारे ऑडिट के समय में या कस्टमर विजिट के समय में वो बहुत हेल्पफुल होता है कि कहीं डेटा में या किसी डॉक्यूमेंटेशन में कोई हेराफेरी तो नहीं हो रही है। उसके लिए हमारे यहाँ पे डॉकेट रेज होता है। तो ये कह सकते हैं कि नॉर्मली प्रोसेस दोनों का सभी का ऑलमोस्ट सेम ही है। मेल के थ्रू ही आप विजिटर को अलाउ करेंगे अगर ऑथराइज पर्सन ने मेल किया हुआ है, और प्रोसेस वही है कि मीडिया आइटम लेके जा रहा है, प्रॉपर चेकिंग होगी, अगर मीडिया आइटम अलाउ है तो ही अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे अलाउ। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि सपोर्ट स्टाफ का मतलब है कि आप सपोर्ट स्टाफ में आता है कि सिक्योरिटी आ गया आपका, हाउसकीपिंग आ गया, मेंटेनेंस स्टाफ आ गया आपका, तो उसकी एंट्री का क्या प्रोसेस है? क्योंकि वो तो परमानेंटली आते हैं, तो उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि वो अलाउ है अंदर जाने के लिए या नहीं है अलाउ? पहले एक्चुअली में क्या था कि उनका एक कार्ड बनता था हमारे यहाँ से, जो 1 साल की वैलिडिटी होती थी। अभी क्या कर दिया है कि अभी टोटल डिजिटल सिस्टम हो गया है, तो उनका भी एक बारकोड जनरेट किया जाता है जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। उसमें उनका फ़ोटो होता है और जो वेंडर होते हैं, जिस कंपनी से होते हैं, उनका नाम मेंशन होता है। वो इतना मेंशन करने के बाद में जब हमारे पास में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक कार्ड होता है, उसमें बारकोड लगा होता है, वो उसकी पहचान होती है कि उनको किस प्रेमिसेस में जाना है, कौन सी कंपनी में जाना है। ये देख के वो मेन गेट का जो गार्ड होता है उनको अलाउ करता है। फिर जब हमारे पास में आते हैं, वो बारकोड से हम एंट्री करते हैं। बारकोड जैसे स्कैन करेंगे, उनकी पूरी डिटेल हमारे पास में आ जाएगी। फिर उसके बाद में जब वर्क ख़त्म करके 8 घंटे 9 घंटे जब काम ख़त्म करके जब जाते हैं, तब जाके उनका आउट हो जाता है। ओके, मीन्स जब वो एंट्री करता है, ड्यूटी पे आता है, तो बारकोड स्कैनर लगाया हुआ है वहाँ पे, वो बारकोड से स्कैन करेगा, आप उसको चेक करेंगे ये ऑथराइज है या नहीं है तो वहीं पे आप उसको रोक देंगे। अगर वो ऑथराइज होगा तब आप उसको एंट्री देते हैं कि आगे प्रोसीड कर सकता है अपने रूटीन वर्क के लिए। तो ये प्रोसेस है। अच्छा, तीसरा मेरे को अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो एम्प्लॉय हैं डाटा सेंटर के, जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी एंट्री का क्या प्रोसेस है और क्या वो मीडिया आइटम लेके जा सकते हैं अंदर? सर, जो ऑथराइज पर्सन है एक्चुअली में उनका तो कोई बाउंडेशन हमारे पास में है नहीं, क्योंकि उनका जो कार्ड है ये थोड़ा अलग ब्रांड का होता है। उसको देखते ही मतलब आप लोग समझ सकते हैं या कोई भी समझ सकता है कि ये ऑन रोल से हैं, क्योंकि उनका कार्ड भी थोड़ा हाई फाई होता है, अलग कलर का होता है। ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ आपको। तो उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं कि वो लैपटॉप लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उनकी कोई चेकिंग और फ्रिस्किंग नहीं है। बट अगर वो डीसी में जाते हैं तो डाटा सेंटर में जाते हैं तो सेम प्रोसेस उनके साथ भी यही होगा जो कस्टमर के साथ हम करते हैं। वो चाहे ऑन रोल एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि जनरल मैनेजर भी जाएगा, उसकी भी हम फ्रिस्किंग करके ही भेजेंगे। और कोई भी मीडिया आइटम अगर वो ले जाना चाहता है, अगर मेल में मेंशन करेगा तभी ले जा सकता है, अन्यथा नहीं। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो ग्राउंड फ्लोर तक जा सकते हैं, लेकिन फ्लोर्स पे अगर वहाँ पे डाटा सेंटर बने हुए हैं तो अगर उनको भी जाना है तो वहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होगा, मेल आएगी, उनके सीनियर अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही वो कोई भी मीडिया आइटम डाटा सेंटर में लेकर के जा सकते हैं। लेकिन रिसेप्शन से अंदर जाना है अपने वर्क स्टेशन तक या ग्राउंड फ्लोर तक, तो वो फ्री हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपना आई कार्ड दिखाएंगे रिसेप्शन पे और वहाँ से एंट्री करके जा सकते हैं। बट डाटा सेंटर में पूरा रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि उन्होंने रेंट आउट किया हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए प्रॉपर अप्रूवल लेके जाएंगे। एम आई राइट? अगला क्वेश्चन है कि ऑथराइज लिस्ट, आपने सुना होगा कि ऑथराइजेशन लिस्ट या ऑथराइज सिग्नेटरीज क्या होते हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। मैंने जो लास्ट वीडियोज़ बनाए थे उसमें एक ऑथराइज सिग्नेटरी का बनाया था, ऑथराइज लिस्ट का। ऊपर आई बटन दबाकर वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या कोई ऑथराइज्ड लिस्ट है कि अंदर भेजने के लिए कौन ऑथराइज है विजिटर को अंदर भेजने के लिए, या कोई हाउसकीपिंग या सपोर्ट स्टाफ है उसको अंदर भेजने के लिए कोई ऑथराइज लिस्ट है आपके पास? जी सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे जितने भी मतलब ऑथराइज पर्सन हैं, तो हमारे पास जैसे ईयर समाप्त होता है, ये एक बेसिक जो ईयर होता है कि अप्रैल टू मार्च, वहाँ पे एक लिस्ट बनती है, हर साल अपडेट होती है। तो उसमें कुछ नए एम्प्लॉय जो जुड़ते हैं या कुछ लेफ्ट करते हैं, तो प्रॉपर वो हर साल अपडेट होती है। तो उसी समय वो अपडेट होके हमारे पास में आ जाती है। उसमें साफ साफ मेंशन होता है कि जितने भी कस्टमर्स जितने भी एम्प्लॉय हमारे पास में होंगे उनका नाम मेंशन होगा, डेजिनेशन, और एक सिग्नेचर का एक प्रोफाइल होगा कि इस टाइप का इनका सिग्नेचर होगा, ताकि आप पहचान सको उसको। तो
अगर कोई भी कस्टमर से अगर मेल करता है तो अगर वो अलाउ करते हैं तभी हम वहाँ पे आगे उनको रिसेप्शन से आगे जाने देंगे, अन्यथा वहाँ पे नहीं जाने देंगे। क्योंकि जो भी ऑथराइज पर्सन है वही मतलब उन्हीं का जिम्मा है कि आप उनके सर्वर तक आप उनको अलाउ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सेम यही प्रोसेस मटेरियल का भी है। अगर कोई भी चीज़ सर्वर से कोई भी पार्ट बाहर जाता है, क्योंकि बहुत छोटा सा छोटा पार्ट बहुत कीमती होता है, करोड़ों का होता है, तो अगर वो अपना साइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिस्ट होती है उससे हम वेरीफाई कर लेते हैं सेम उसी पर्सन की साइन है या किसी और की साइन है, सेम वही साइन होती है तो हम जाके उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करते हैं, अन्यथा वहीं पे रोक देते हैं। व्हाट इज चेकिंग एंड फ्रिस्किंग प्रोसेस वाइल एंटरिंग इन द प्रेमाइसिस? यानी कि रिसेप्शन से जब कोई अंदर जाता है, चाहे विजिटर हो, एम्प्लॉई हो या सपोर्ट स्टाफ हो, तो उनका चेकिंग या फ्रिस्किंग का कोई प्रोसेस है क्या आपके वहाँ पे? जी सर, चेकिंग फ्रिस्किंग का प्रोसेस हमारे यहाँ पे मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। अगर वो बैग से कुछ लेके जाना चाहता है तो सबसे पहले हमारे पास बैग स्कैनर होता है। उसमें कोई भी घातक मादक या कोई भी प्रकार का आइटम ऐसा कुछ है जो वहाँ पे हमें नुकसानदेह पहुँचा सकता है, हम वहाँ पे वेरीफाई करके उसको हम वहीं पे रोक देते हैं। ओके, आपका कहने का मतलब पहला जो है वो बैगेज स्कैनर है, तो वहाँ पे बैगेज स्कैनर भी है, डाटा सेंटर में होना चाहिए, ये कह रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी का बैग चेक करने का जब भीड़ होती है तो पॉसिबल होता नहीं है। तो वहाँ पे बैगेज स्कैनर के थ्रू, जैसे आपने मेट्रो स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, बैगेज स्कैनर है, वहाँ पे बैगेज स्कैनर के थ्रू बैग को निकाला जाता है, जो भी उनका आइटम है वो निकाला जाता है। तो उसमें क्या है कि रिफ्लेक्ट हो जाता है कि इसके अंदर क्या है, कोई मीडिया आइटम तो नहीं है या कोई वेपन वगैरह तो नहीं लेके जा रहे हैं, तो वो उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है। जी सर, वो उसमें से हो जाता। सेकेंड हमारा है DFMD, एक डुअल फ्रेम मेटल डिटेक्टर होता है। उसके अंदर से जब कोई भी कस्टमर पर्सन गुजरता है ना, तो वो जहाँ पे मेटल होता है उसको, तो DFMD में जहाँ जिस भी जोन में वो बीप आएगा उस जोन में आप पूरा चेक करवाते हैं उसको निकाल के कि उनकी जेब में क्या है या पर्स में क्या है, ताकि कोई भी मीडिया आइटम अंदर ना जा सके। ओके, अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि डाटा सेंटर के अंदर फायर का क्या क्या अरेंजमेंट है वहाँ पे? किसकी अगर मान लो कोई आग लग जाती है तो क्या अरेंजमेंट है, कैसे वो एक्सटिंग्विश होगा, कैसे बुझाया जाएगा, सिक्योरिटी का क्या रोल होता है, और इलेक्ट्रॉनिकली किस तरीके से डाटा सेंटर को सिक्योर किया गया है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर DC डाटा सेंटर में किसी प्रकार की आग लगने की आशंका होती है तो हमारे यहाँ पर पैनल होते हैं जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग अगर आपने ले रखी है तो मतलब ईजिली आप उसको फायर पैनल, हाँ फायर पैनल आप उसको चला सकते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास में ही सेम लगा होता है। अगर कोई भी अलार्म आता है, एक ट्रबल आता है, जैसे छोटा मोटा कोई वेंडर आया काम भी कर रहा है, वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर है या स्प्रिंकलर है, उनमें कुछ भी प्रॉब्लम होती तो वहाँ पहले ट्रबल आएगा। ट्रबल करने का मतलब एक संकेत आएगा कि आप सतर्क हो जाइए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने उसको अबॉर्ट कर दिया, मतलब छोड़ा कि कोई बात नहीं कुछ ऐसे आ रहा होगा, तो वो बड़ी आग हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कुछ ट्रबल आता है हम सबसे पहले प्रेस करते हैं, वहाँ पे प्रेस करने के बाद में उसका लोकेशन दिखा देता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे मैनुअली जाके चेक कर लेते हैं, उस जोन में जाके चेक कर लेते हैं। अगर आग छोटी है तब तो हमारे पास छोटे छोटे एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनको हम उसके ज़रिए हम उनको बुझा सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं आग बड़ी है तो सर हमारे यहाँ पे पूरा सेटअप लगा हुआ है, पूरा सिलेंडर बैंक लगा हुआ है जिसमें 50-60 सिलेंडर होते हैं। एक सिलेंडर की कीमत लाखों रुपए की होती है। तो कौन सी गैस है उस सिलेंडर के अंदर, जो डाटा सेंटर के अंदर? इनर्जन गैस है सर ये। हाँ, इनर्जन गैस है, और ये तभी ऑपरेट होता है जब बड़ी आग होती है। एक तो हमारे पास में 2 बैंक हैं, एक मैनुअली है, एक ऑपरेशनल है। मैनुअली ये है कि जैसे आग लगी ना, वो तुरंत फिर ऑपरेट हो ही जाना है, जो ऑटोमेटिक है। और दूसरा है मैनुअली है, अगर उसके बावजूद भी आग नहीं बुझती है तो मैनुअली वाला उसको भी ऑपरेट करके दोनों को ऑपरेट करना है। तो क्या डाटा सेंटर के अंदर जो वाटर का स्प्रिंकलर होते हैं वो भी होते हैं? एक्चुअली में डाटा सेंटर के अंदर स्प्रिंकलर नहीं होते हैं, डाटा सेंटर के बाहर होते हैं। ओके, हाँ, मैं वही पूछ रहा था क्योंकि मैंने जो सुना था डाटा सेंटर के अंदर वाटर का यूज़ नहीं होता। वहाँ पे पहले जो FM 200 गैस यूज़ की जाती थी, उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट हुए हैं, रिसर्चेज हुई हैं,
क्योंकि FM200 एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करती है, नुकसान करती है ओजोन लेयर को। तो उसके बाद इसलिए एनर्जन गैस आई है जिससे कि एनवायरनमेंट को कम नुकसान होता है। एम आई राइट? जी सर। तो स्प्रिंकलर डाटा सेंटर में इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि सर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज होता है। मेनली जो इक्विपमेंट है, जो सर्वर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और उस तरह की आग के लिए ना वाटर टाइप हम यूज़ करते नहीं है। इस वजह से वहाँ पे गैस जो है FM200 और एनर्जन गैस वहाँ पे लगाई हुई है, जैसा कि ये बता रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन, आप अगर कुछ बताना चाहें डाटा सेंटर सिक्योरिटी के बारे में, अगर कुछ आप बताना चाहें तो। सर डाटा सेंटर सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं हर चीज़ का देखो सर एक डाटा होता है, ठीक है। आप छोटा सा छोटा बिजनेस भी करना शुरू करना चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने डाटा को कहीं ना कहीं सेव करिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको क्या पता कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएँ। आग देखो कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है या कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकता है आपका डाटा। तो उस चीज़ को सिक्योर ज़रूर करें। सिक्योर करने से ये होगा कि आपको कभी मान लो बिजनेस बंद कर दिया तो बाद में आपका डाटा सिक्योर है तो आप वहाँ से आप उसको रिकवर करके आप फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रूपनारायण जी, आपने अपना समय दिया यहाँ पर और हमारे व्यूवर्स को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि डाटा सेंटर में अगर कोई काम करना चाहता है, कोई काम कर रहा है तो उसको किस तरीके से प्रेमाइसेस को सिक्योर किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ्रेंड्स, स्टे अलर्ट एंड सेफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको डाटा सेंटर से रिलेटेड कोई बात बतानी है या कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टे अलर्ट एंड सेफ। ये वीडियो ना अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो। शेयर करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप लोग देखो आजकल हर क्या है ना कि हर तीसरा बंदा इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो उसको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। अगर आपके शेयर करने से उसको लाभ मिल रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।